हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब। आज हम लोग बीएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 21 में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि जिम पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। तो इसको पूरे डिटेल के साथ हम करेंगे। संज्ञानात्मक उनका थ्योरी क्या है, उनका अवधारणा क्या है, पूरे डिटेल से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन तो उसके बारे में लिखना होता है। जब किसी का विचार लिखना होता है तो इंट्रोडक्शन मतलब उस व्यक्ति का परिचय देना होता है। तो यहाँ पर जिम पियाजे महोदय का थोड़ा सा परिचय लिए हैं। डॉक्टर जिम पियाजे, इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। तो 1896 से 1980 ये स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। जिम पियाजे महोदय को उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इनके सिद्धांत से पूर्व बच्चों को छोटा वयस्क के रूप में देखा जाता था और उनसे वही अपेक्षा किया जाता था जो कि एक वयस्क या युवा आदमी करता था। लेकिन जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया तो इस थ्योरी को बिल्कुल झुठला दिया और इन्होंने बौद्धिक विकास को एक क्रमिक आधार पर बताया। इन्होंने स्वयं के 3 बच्चों लॉरेन, ल्यूसेन और जैकलिन को प्रयोग में लाया। इन्होंने बच्चों के विकास को बड़ी गहनता से अध्ययन किया तथा इसी अध्ययन के आधार पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अर्थात कॉग्निटिव थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने यह भी बताया कि बच्चा कुछ जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होता है, अर्थात कुछ जन्मजात प्रत्यय जैसे चूसना, देखना, छूना, ये कुछ सामान्य क्रिया है जो कि बच्चा में जन्म से ही होता है। इन्होंने बच्चे को छोटा वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया। इन्होंने कहा कि उसे खुले में छोड़ दो, वो खुद ज्ञान का निर्माण करेगा तथा ज्ञान का आविष्कार करेगा। जिम पियाजे महोदय का निर्माण और खोज की जो अवधारणा है वो यहीं से आया है। इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है ये आरोही क्रम में चलता है, अर्थात सामान्य से जटिल की ओर, कम से अधिक की ओर। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को जब डेवलप किया तो उसमें कुछ पद का यूज किया, अर्थात सम स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कुछ स्टेप्स है, इसको पहले एक एक लाइन में जानने का कोशिश करते हैं। पहला अनुकूलन है, एडॉप्टेशन। अनुकूलन का ही 2 पद होता है, आत्मसात्कार और समायोजन। आत्मसात्कार एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन। इसके बाद में आता है संतुलन या साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन। उसके बाद में एस्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, स्कीम्स, विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। तो इसको एक एक लाइन में समझ लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। अनुकूलन, वातावरण के साथ खुद को ढाल लेना अनुकूलन है। पियाजे के अनुसार बच्चा में जन्म से ही अनुकूलन करने का क्षमता होता है, क्योंकि जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में आता है। अगर वो अनुकूलन नहीं कर पाता तो जन्म के साथ ही मृत्यु हो जाएगा। तो अनुकूलन करने का क्षमता बच्चा में बहुत अधिक होता है। अनुकूलन का ही 2 उपपद है, एक है आत्मसात्कार और दूसरा का है समायोजन। आत्मसात्कार क्या है? इस प्रक्रिया में बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें साइकिल चलाना आता है, तो मोटरसाइकिल चलाने में हम अपने साइकिल चलाने के गुण को या हैबिट को वहाँ पर ला सकते हैं संतुलित करने के लिए। तो जहाँ पर पूर्व ज्ञान का यूज हो जाए वो हो जाएगा आत्मसात्करण। उसके बाद में है समायोजन, ऐसा ज्ञान जिसे वह अभी तक परिचित नहीं था और जब वो ज्ञान नया ज्ञान हमारे पास आएगा तो उसको नया रूप में स्वीकार करना समायोजन होता है। एकोमोडेशन मतलब संग्रह करना होता है। तो यहाँ पर संग्रह करना नहीं अर्थ लेंगे, मतलब जो नई जानकारी है उसको एक्सेप्ट करने के सेंस में लेंगे। तो यह है समायोजन। अगला है संतुलन। संतुलन क्या है? आत्मसात्करण और समायोजन, इस दोनों के बीच में संतुलन को स्थापित करना ही संतुलन है। ठीक है, अभी जो हमने देखा है आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण जो पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान को सीखते हैं और समायोजन जो नया ज्ञान होता है। तो इस दोनों के बीच में समायोजन या संतुलन स्थापित करना संतुलन होता है। अब आता है स्कीमा। स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम पियाजे महोदय ने बताया है बालक के समस्त ज्ञान, विचार, व्यवहार आदि का एक समुच्चय या एक सेट जो तैयार होता है, इन सब को मिलाकर उसी को स्कीमा कहा गया है। स्कीमा को इन शॉर्ट मेमोरी या याद हम कह सकते हैं। स्कीमा बालक के अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। जो जितना अनुभवी बालक होगा उसमें ज़्यादा स्कीमा होगा, वो उतना ही मेमोरी होगा, उतना ज्ञान होगा उसमें। अगला पद है संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक में मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट या समुच्चय को
संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक संक्रिया, बालक के द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए किया गया चिंतन मानसिक संक्रिया कहलाता है। किसी समस्या के समाधान पर जो चिंतन करता है वही मानसिक संक्रिया है। स्कीम्स, स्कीमा और स्कीम्स बिल्कुल अलग है। स्कीम्स व्यवहार में प्रयुक्त ऐसे आदत या पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। अब जैसे किसी क्लास में 5 पीरियड पढ़ाई हो रहा है, तो किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट है ये रोज रोज का आदत बन गया है, तो बच्चा को आराम से रिकॉल हो पाता है कि फर्स्ट पीरियड में कौन सब्जेक्ट है, सेकेंड में कौन है, थर्ड में क्या है। तो ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। अगला है विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। किसी वस्तु या चीज के बारे में उसे समग्रता में सोचना विकेंद्रीकरण है। जैसे कोई जानवर ले लिए, जैसे घोड़ा ले लिए, तो घोड़ा के बारे में समूचे जानकारी, 4 पैर, क्या पूंछ वगैरह, पूरी जो कल्पना है उसके बारे में पूरा सोचना, समग्रता में सोचना ही विकेंद्रीकरण है। अब है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। जिम प्याजे महोदय का वास्तविक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो यही है। इसको हमने इस तरह लिखने का कोशिश किया है कि आराम से याद हो सके, बिल्कुल पॉइंट वाइज, भाषा कम से कम यूज किया है यहाँ पर। तो इन्होंने 4 अवस्था बताया है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गम्य अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये दूसरा का अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका अवस्था 12 वर्ष के बाद का आयु होता है। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मुख्य रूप से इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके ज्ञान को हासिल करता है। मुख्य रूप से हाथ पांव से छू कर ही ज्ञान को हासिल करता है। इस अवस्था का कुछ गुण देख लेते हैं। इस अवस्था में भूख लगने पर बालक रोता है, साथ ही परिचित को देखकर मुस्कुराकर स्वागत करता है, जबकि अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। जब परिचित होगा तो आराम से उसके गोद में चला जाएगा और अपरिचित को देखकर डरने का एक्टिंग करता है। इस अवस्था का कुछ सामान्य क्रियाकलाप, एक्टिविटी जो बालक करता है, जैसे देखना, छूना, हाथ पांव चलाना, चूसना, मुंह में कुछ रखना, वस्तुओं को नीचे गिराना, सामान को इधर उधर छींटना, छोटे छोटे शब्द को बोलना, इतना काम बालक कर लेता है इस अवस्था तक। मानसिक रूप से क्या विकास हो जाता है इसमें, तो इसमें अनुकरण करने का थोड़ा थोड़ा क्षमता आ जाता है। इसके बाद में थोड़ा बहुत स्मरण, मतलब याद भी करने लगता है, तभी तो किसी को पहचानता है ये परिचित है या अपरिचित है। तो स्मरण भी थोड़ा बहुत इसमें डेवलप हो जाता है। तो ये 2 चीज़ हुआ, अनुकरण करना और कुछ याद करने की क्षमता आ जाता है थोड़ा बहुत। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जिम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इसकी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु का होता है। इस अवस्था की कुछ विशेषता, इसको पॉइंट वाइज करके लिखने का कोशिश किए हैं कि याद करने में दिक्कत ना हो। भाषा को याद करना कठिन है, लेकिन पॉइंट को याद करना आसान है। इस अवस्था में पहला जो ज्ञान हो जाता है वो प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाता है, मतलब सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। मतलब ये घोड़ा है, ये बैल है, ये गधा है, ये वो समझने लगता है। लेकिन संवेदी पेशीय अवस्था में वो मेमना में और कुत्ता के बच्चा में फर्क नहीं कर पाता है। जबकि दूसरा अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये ज्ञान हो जाता है और ये पहचानने लगता है। दूसरा विशेषता है कि शब्द भंडार का वृद्धि हो जाता है इसमें। तीसरा है विचारों को व्यक्त करने में क्रमबद्धता नहीं होती है। बालक बोलने तो लगता है लेकिन बात को क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार ढंग से नहीं बोल पाता है। चौथा है कि वो वस्तु के बारे में सोचने तो लगता है लेकिन उस सोच को बोल नहीं पाता है। पांचवा जो गुण है वो मूर्त समस्या का समाधान कर पाता है लेकिन अमूर्त का नहीं। मतलब जो दिख रहा है उस समस्या का समाधान कुछ हद तक कर पाता है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है उसको बिल्कुल नहीं कर पाता है। छठा है दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। दूसरा क्या सोच कर ये बोला है या क्या सोच कर ये काम कर रहा है, ये बालक को ज्ञान नहीं हो पाता है। सातवां पॉइंट है बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, अर्थात वो पूरे दुनिया के बारे में वही समझता है जो खुद फील करता है। जैसे वो खुद आंख बंद कर लिया तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये समझता है कि दुनिया को भी कुछ नहीं दिख रहा है। हम आंख बंद कर लिए हैं तो दूसरे को भी हम नहीं दिख रहे हैं। आठवां पॉइंट है निर्जीव वस्तुओं के बारे में सजीव चिंतन, अर्थात खिलौना को भी आप मारिए तो लगेगा, वो समझता है कि खिलौना को भी चोट लग रहा है। मतलब वो अपने जैसा ही सभी वस्तु को फील करता है, चाहे निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। और 9वां पॉइंट है कि इसे खिलौना का एज भी कहा जाता है।
तीसरा जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। दूसरा गुण है बालक इसमें तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, परंतु केवल दृश्य वस्तुओं का, अदृश्य वस्तुओं के बारे में वो नहीं सोच पाता है। तीसरा गुण है कि भाषा का तीव्र गति से विकास हो जाता है। चौथा, विचार को व्यक्त करने में क्रमबद्धता आ जाता है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं था। पांचवा गुण है कि दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता ये करने का क्षमता इस अवस्था में आ जाता है। विचारों को पूर्ण सत्यापित करने का क्षमता आ जाता है कि जैसा वो सोच रहा है वास्तव में वैसा होता है या नहीं, इसका सत्यापन वो कर पाता है। सातवां पॉइंट, अब वो आत्मकेंद्रित नहीं होता है, अब वो संप्रेषण करने लगता है, ऑब्जर्वेशन करने लगता है। वो खुद का सोच नहीं बल्कि दुनिया के बारे में भी वो सोचने लगता है कि दुनिया किस तरह से सोच रही है। चौथा अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इसमें किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त के बारे में भी चिंतन करने लगता है, दृश्य अदृश्य दोनों वस्तु के बारे में ये सोचने लगता है। इसमें कुछ ज्ञान हो जाता है जो कि पिछले अवस्था में नहीं था, जैसे प्रतीकात्मक ज्ञान मतलब सिंबॉलिक, वस्तु को देखकर पहचानना, शब्द का भंडारण हो जाता है, कल्पना करने की शक्ति आ जाती है, तर्क करने का क्षमता आ जाता है। इस अवस्था में आके बालक किसी समस्या का तार्किक रूप से समाधान करने योग्य हो जाता है। आठवां पॉइंट कि इस अवस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। नौवां पॉइंट, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, मतलब प्लानिंग करने लगता है। इस अवस्था से पूर्व में बालक गलती करके सीखता है, पर इस अवस्था में आने के बाद में बालक गलती करके नहीं बल्कि चिंतन और तर्क के आधार पर भी समस्या का समाधान करने लगता है। नौवां और आखिरी पॉइंट कि बालक इस अवस्था में आके सही सही अनुमान लगाने लगता है। तो ये था कुछ पॉइंट, तो इसमें आप अपने से भी कुछ जोड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।